आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से नए सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए सिद्धांत हेक्सर-ऑयलिन का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सिद्धांत में बहुत सारे परिवर्तन हुए जो एडम स्मिथ और रिकार्डो के सिद्धांत थे उसके संदर्भ में। तो देखिए सबसे पहला चीज क्या है ना, ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि कोई सिद्धांत का प्रयोग नहीं है। हमेशा मन में आता है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में आप जब व्यापार करते हैं तो आप स्वयं से भी तुलना करते हैं। जैसे एडम स्मिथ की अगर हम बात कर लें तो आप देखते हैं कि हम किस विषय में सबसे अच्छे हैं। तो जिस विषय में आप सबसे अच्छे होते हैं उसकी का आप ऑनर्स लेते हैं, उससे आप पीजी करते हैं। तो शुरुआत में तो सब कुछ देखते हैं। उसी प्रकार से जब उत्पादन क्रिया करते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सी क्रिया में आप अच्छे काम कर सकते हैं और अब उसमें आप अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो निरपेक्ष रूप से आप देखते हैं और फिर सापेक्ष रूप से भी देखते हैं कि क्या मैं इसमें सच में इतना अच्छा हूँ कि दूसरे से भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो देखिए ये व्यक्तिगत जीवन में भी इसका प्रयोग होता है कि हम पहले स्वयं को देखते हैं, आंकते हैं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम दूसरे व्यक्ति से भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि क्या हम उससे भी अच्छा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हेक्सर-ऑयलिन का जैसे सिद्धांत बताते हैं कि हेक्सर-ऑयलिन अपना सिद्धांत रखते हैं, उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं और किस उत्पादन का एक्चुअली में लागत कम है। लागत किसमें कम होगा, जिसकी प्रचुरता अधिक होगी। कहने का मतलब है कि अगर आप भारत का केस लेते हो तो भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मतलब श्रम की संख्या बहुत ज्यादा है। तो श्रम बहुत ज्यादा है तो कीमत इसका क्या होगा, कम होगा, या बोल सकते हैं लागत इसका कम होगा। तो कहने का मतलब श्रम जो है प्रचुर है और प्रचुरता के कारण उसकी लागत कम है। तो लागत कम क्यों हुआ है, लागत कम हुआ है उसकी प्रचुरता के कारण। तो हेक्सर-ऑयलिन इस बात को बोलते हैं कि जिस भी साधन की प्रचुरता होगी, श्रम और पूंजी, पहले जो सिद्धांत पढ़े उसमें श्रम को ही लिया गया था सिर्फ, और पूंजी को नहीं लिया गया था। लेकिन इससे पहले एक सिद्धांत होता है मिल का सिद्धांत, उन्होंने श्रम और पूंजी को लिया था, उसी को हेक्सर-ऑयलिन ने आगे भी बढ़ाया है। ठीक है, और उसमें क्या है वो बताते हैं कि श्रम और पूंजी की प्रचुरता के आधार पर इसको अपनी बात को वो रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हेक्सर-ऑयलिन, यहाँ सिर्फ ओहलिन नहीं है, हेक्सर और ऑयलिन दोनों है। हेक्सर-ऑयलिन जो है अपनी पुस्तक इंटर रीजनल इंटरनेशनल ट्रेड 1933 में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसके क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना करते हैं। ठीक है, और आलोचना करने के साथ ही वो अपना एक सिद्धांत देते हैं। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप हटा सकते हैं यहाँ से। कहाँ गया, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है हेक्सर-ऑयलिन सिद्धांत ये बताते हैं, मेरा पेन, ठीक है, देखिए ये जो है हेक्सर-ऑयलिन का ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखना है, इसके ऊपर यहाँ पर आलोचना की के बाद, उसके बाद जैसा ही है वैसा आपको वहां पर उन दोनों को छोड़ देना है और फिर आगे बढ़ते चला जाना है। कहने का मतलब है इसको पहले लिख लेना है, हम थोड़ा सा इसको पीछे कर दिए, लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या है ना कि इस सिद्धांत के कई नाम है, नाम से भी हमेशा इससे सवाल रहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन का सिद्धांत किसने दिया। ये सवाल पूछता क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्य संतुलन सिद्धांत की व्याख्या करें। अब जैसे कि पढ़े हुए रहते हेक्सर-ऑयलिन का सिद्धांत, अब सामान्य सिद्धांत संतुलन हम तो पढ़ भी नहीं किए हैं,
मन में यही ख्याल आता है। ऐसा नहीं है, आपको नाम ध्यान में रखना है क्योंकि नाम से भी सवाल होते हैं। या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करें तो वो हेक्सरॉलिन ही पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद साधन अनुपातों का सिद्धांत जो है या साधन संपन्नता का सिद्धांत जो है वो हेक्सरॉलिन के का सिद्धांत को ही अन्य नाम है। मतलब अगर सवाल में इस तरह से पूछा जा रहा है तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, इसीलिए नाम को याद रखना है कि उसको क्या क्या नाम दिया गया है, क्या क्या नाम से उसको पुकारा जाता है, ये ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए हेक्सरॉलिन जो है वो अपना विचार रखते हैं जिसमें वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि व्यापार के ढांचे का प्रमुख निर्धारक तत्व जो है, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा उसका जो निर्धारक तत्व होगा वो साधन पूर्ति की सापेक्ष पर्याप्तता होगी। कहने का मतलब है, सिंपल लाइन में इसको हम बोल सकते हैं, हेक्सरॉलिन ने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तभी संभव हो सकता है जिस साधन की पूर्ति सबसे अधिक हो या वह साधन प्रचुर हो। दोनों में से एक ही बात आपको लिखना है या समझना। देखिए उसके बाद बोलता है विभिन्न देशों की साधन संपन्नताएं और साधन पूर्ति भिन्न भिन्न होती है। सही बात है कि अलग अलग देशों की साधन संपन्नता कहने का मतलब है साधन की पूर्ति। अब श्रम है और पूंजी है, दो ही चल के रखना है। देखिए श्रम और पूंजी, या तो श्रम अधिक होगा या तो पूंजी अधिक होगा, तो श्रम और पूंजी की प्रचुरता के आधार पर हम इसको तय करेंगे। कुछ देशों में पूंजी अधिक होता है तो कुछ देशों में श्रम अधिक होता है। यह सिद्धांत कहता है कि जिस देश में पूंजी अधिक होगा वो पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा, तो पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन तथा निर्यात करेगा, और जिस देश में श्रम गहन अधिक होगा वो श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन तथा निर्यात करेगा। ये पूंजी गहन क्या होता है और श्रम गहन क्या होता है। देखिए पूंजी गहन कहने का मतलब है कि वो वस्तु जिसके उत्पादन में अधिक पूंजी लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर कृषि क्षेत्र का ही बात करते हैं, एग्रीकल्चर का ही बात करते हैं, तो उसमें वो भी पूंजी गहन हो सकता है अगर उसमें श्रम कम है तो। देखिए दो तरीके से उत्पादन किया जा सकता है, या तो उसमें अधिक से अधिक श्रम लगाकर उत्पादन किया जा सकता है या अधिक से अधिक पूंजी लगाकर। जैसे सभी काम के लिए हम मशीन लगा दिए, और या तो देखिए खेती करते समय देखेंगे ध्यान, बहुत सारे लोग हैं, कोई कोड़ी पार रहा है, कोई अन्य काम कर रहा है, जुताई कर रहा है, या तो फिर हो सकता है कि एक ट्रैक्टर है वही क्या कर रहा है, सारा काम कर रहा है, तो पूंजी लगा के काम करना। जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि घर के ढलाई या घर का बनता है, तो घर में या तो आप ढेर सारे श्रम लगा दीजिए या फिर आप मशीन लगा दीजिए जिसके माध्यम से श्रम आपको कम लगाना पड़ेगा। तो ये कहना चाहता है कि पूंजी गहन मतलब जिस देश के पास अधिक पैसा होता है या पूंजी होता है वो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और श्रम गहन जो होता है जिसमें श्रम ज्यादा होता है, श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर अधिक मात्रा में पूंजी, समझ लो पैसा ही, अगर पैसा ही सब अधिक मात्रा में है तो उसका ब्याज कम होगा ना, तो लागत तो कम होगा। और अगर श्रम ज्यादा है तो उसकी मजदूरी कम होगी। जैसे भारत के केस में आज भी भारत में बहुत सारे लोगों की सैलरी या इनकम जो है 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से 3,000, 4,000, 5,000 रुपये में भी गाँव में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब इस बात को, ये बात जो उसका मेन व्यू है, इनका जो मेन व्यू है हेक्सरॉलिन का, वो यही है। ठीक है, देखिए अब इसी व्यू को वो कैसे साबित करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहली इसकी मान्यताएं देखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 स्टार नहीं है, ये गुना है, मतलब दो
दो और दो मतलब दो देश, दो वस्तु और दो साधन होते हैं। ठीक है। बाजार तथा वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती। कहने का मतलब होता है कि लेबर हो या कैपिटल, उसका जो कीमत निर्धारण है, तो लेबर का कीमत निर्धारण मजदूरी और पूंजी का कीमत निर्धारण उसका ब्याज दर, ठीक है, जो मिलता है, तो उसका जो कीमत निर्धारण है वो मांग और पूर्ति शक्ति के द्वारा होगा। जब पूर्ण प्रतियोगिता है तो कीमत निर्धारण, वस्तु का भी कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति शक्ति के द्वारा होगा। अगर जितना मांग होगा उतना पूर्ति होगा, उसके जहाँ संतुलित होगा वहीं पर क्या होगा, वहीं पर उसका कीमत निर्धारित होगा। अर्थव्यवस्था पूर्ण नियोजित है, नियोजित नहीं बोलेंगे, साधन पूर्ण नियोजित है, नियोजित ही है, या बोलेंगे पूर्ण रोजगार है। ये मान्यता भी पहले से ही लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। विभिन्न देशों की साधन संपन्नता की मात्रा में अंतर होगा। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो दोनों में अंतर होना चाहिए। अगर दो देश हैं, समझ लीजिए, सॉरी, देश ए है और देश बी है, ठीक है। अब देश ए भी जो है वो श्रम गहन है और बी भी श्रम गहन है, तो कैसे उत्पादन होगा? नहीं होगा। कहने का मतलब है एक श्रम गहन है, दूसरा पूंजी गहन है, तभी उत्पादन संभव है, ठीक है। परंतु गुणवत्ता रूप से समरूप होते हैं, मतलब गुण के रूप में समान होते हैं, क्षम, लेकिन मात्रा के रूप में अलग होते हैं। कहने का मतलब यहाँ के श्रम भी जो है वो उत्पादन करने की क्षमता उतनी ही है जितना देश ए की है, उतना ही देश बी की भी है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, दो वस्तुओं के उत्पादन फलन की साधन गहनता विभिन्न, मतलब या तो श्रम गहन है या तो पूंजी गहन है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए उसके बाद बोलता है विभिन्न देशों में उत्पादन फलन भिन्न भिन्न है। जब साधन गहनता अलग है तो उसके उत्पादन फलन भी भिन्न भिन्न होंगे। उत्पादन फलन, आउटपुट इज अ लेबर एंड कैपिटल, उत्पादन फलन, ठीक है, 100 इकाई उत्पादन कर रहा है और फिर अगर और बढ़ेगा तो उत्पादन फलन की बात करते हैं। अब देखिए आगे, देखिए इसमें क्या बोलता है, देश के भीतर पूर्ण गतिशील है, अंतरराष्ट्रीय रूप से गतिहीन है। ये भी पहले की मान्यताएं हैं। परिवहन लागत सेम वही मान्यताएं हैं। मुक्त व्यापार, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत ये भी मान्यता पहले से ही लिया गया है, ठीक है। उपभोक्ताओं का डिमांड तथा उसकी मांग के ढांचा जो है वो समरूप होता है, ठीक है। समरूप होने का मतलब है दोनों की रुचि आदत जो है वो समान होती है। ये मान्यता भी पहले लिया जा सका। प्रौद्योगिकी में ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो टेक्नोलॉजी होता है वो परिवर्तन नहीं होता है, या कह सकते हैं स्थिर होता है, ठीक है। दोनों ही रुचि समान होती है दोनों देशों की, सिंपल वर्ड में हम लिख सकते हैं, कोई प्रतिबंध। कहने का मतलब ये पहले देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब इतना पॉइंट जो था वो क्या था, आपका पहले वाला जो मान्यताएं हैं उसी को एज इक्वली ले लिया गया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। अब देखिए हेक्सरॉलिन कहते हैं कि दो देशों के बीच साधन संपन्नताओं के अंतरों के परिणाम स्वरूप साधनों में सापेक्ष मांग तथा पूर्ति अंतर द्वारा उत्पन्न सापेक्ष कीमत, सापेक्ष वस्तु कीमतों का अंतर ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तुरंत कारण है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कारण है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों उत्पन्न होता है, सिंपल सा बात बताता है कि दोनों में पूर्ति अंतर के कारण ही होता है, जो पहले हम बताएं, ठीक है। जिसमें वस्तु में जिस वस्तु की दुर्लभ साधनों की बड़ी मात्रा प्रयोग होती है उसे आयात किया जाता है, जबकि उन वस्तुओं का निर्यात किया जिसे प्रचुर साधन प्रयोग होते हैं। जो उसका प्रचुर होगा उसी का होगा। अब इसमें क्या है, हेक्सरऑलिन जो है वो दो चीजें लेते हैं, साधन संपन्नता
कीमत कसौटी के रूप में जो साधन संपन्नता है उसमें कीमत कसौटी किस कीमत पर मिल रहा है। भौतिक कसौटी की कौन सी भौतिक रूप से उपलब्ध अधिक है। ठीक है, तो कीमत में कौन सस्ता है और उपलब्धता में कौन ज्यादा है, तो दोनों चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, इसमें जैसे कि बात करता है कि हेक्सेरोलिन के अनुसार जो पहला है तो इसके लिए शर्त देते हैं पीसी बाय सी बाय एल, ए और सी बाय एल। कहने का मतलब है कि कीमत पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत को बतलाता है। तो श्रम की पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत का अनुपात जो है देश ए का श्रम और पूंजी की अनुपात है जो देश बी का वो लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि बात करते हैं कि ए और बी दो देश हैं। इसमें क्या कहते हैं कि यदि देश ए पूंजी अपेक्षाकृत सस्ता है तो वह देश पूंजीगत वस्तुओं का तो उस देश में पूंजी की प्रचुरता है, और देश बी में श्रम सस्ता है तो देश श्रम की प्रचुरता है। इस प्रकार देश ए पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करेगा और देश बी जो है वो श्रमगत वस्तुओं का उत्पादन करेगा। सेम चीज जो बात था, आप स्किप करना चाहते हैं तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें ग्राफ को कैसे बताया गया है। जैसे कि ए जो है पूंजी गहन देश है और देश बी जो है वो श्रम गहन है। ये तय है मान्यता के आधार पर है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। देखिए पहले भी हम बोल चुके हैं सिद्धांत को साबित, जो सिद्धांत का पहला जो हम पॉइंट पढ़ाए हैं उसी बात को हमको लेके चलना है और अंतिम में उसी बात को हमको साबित कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने क्या कहा है, जैसे उन्होंने जो अपना रिसर्च किया उस रिसर्च में उन्होंने बताया, पहले उन्होंने मान्यता ली कि देश ए जो है वो पूंजी गहन है और देश बी जो है वो श्रम गहन है। तो यहाँ ग्राफ में देखेंगे जैसे कि y x वस्तु की सम मात्रा वक्र है, दोनों कैसे दिखे, y जो है वो सममात्रा वक्र है, सममात्रा वक्र, और x जो है वो भी सममात्रा वक्र है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना क्या है इसमें। सबसे पहला क्या है, अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो अपना ध्यान यहाँ पर लगाइए, नहीं तो फिर ये कभी समझ में नहीं आएगा, ये सीधा बाउंस कर जाएगा। देखिए सबसे पहला देश ए के लिए, देश ए क्या बोला है, पूंजी प्रचुर देश है। ठीक है, तो ए क्या करेंगे, एक लाइन बनाए ए और ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, और देश बी जो है वो कैसा है, साधन प्रचुर। ठीक है, अब क्या है कि ये जो देश है, अब यहाँ पर दोनों के लिए हम क्या करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अलग अलग कलर से बनाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि पहला जो लाइन है ए और A1, ए देश के लिए है, ये क्या है, पीपीसी है, उत्पादन संभावना वक्र है, और ए देश कैसे बोला गया है कि ये क्या है, पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, तो देखिए पहले बना दिए
ठीक है। दूसरा क्या है, हम इसमें बनाएंगे उत्पादन सब मात्रा वक्र बनाएंगे y के लिए। अब ये y दोनों देशों के लिए है, ठीक है। ये देश B के लिए जो है बनाया गया है PPC, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसी के समानांतर एक रेखा और होगा, ठीक है। और यहाँ से जो बनेगा सममात्रा वक्र x का बनेगा, ठीक है। इतना पहले देखते हैं, ठीक है। देश A जैसे कि हम बताएं क्या है, पूंजी गहन है, और देश B जो है पूंजी गहन, और देश B जो है वो क्या है, श्रम गहन। तो बताते ये हैं इसमें कि जो देश A जो है, ठीक है, उसको y वस्तु, ये देखिए y और x दोनों देश के लिए बना हुआ है। तो y पहले क्या है, हम देश A के लिए बनाएंगे। तो देश A के लिए अगर हम बात करते हैं कि x वस्तु या फिर हम y वस्तु और x वस्तु, ठीक है। तो x y वस्तु के उत्पादन के लिए जो है वो मात्रा OL चाहिए, ठीक है। और श्रम चाहिए, इधर श्रम को लेते हैं और इधर पूंजी को लेते हैं। श्रम चाहिए और पूंजी कितना चाहिए, ओके चाहिए, क्लियर। देश ए के लिए जो रेड से हम बनाएंगे, एक्स वस्तु के उत्पादन करने के लिए ओ एन पूंजी और ओ टी ओ एम जो है वो क्या चाहिए, उसको श्रम चाहिए, ठीक है। ओ एम श्रम और ओ एन पूंजी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, ये कहना चाहते हैं कि ये पूंजी गहन देश है। कहने का मतलब है जब ये पूंजी प्रधान देश है तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करेगा, और एक इकाई का उत्पादन करने के लिए वो अपनी लागत बता रहा है। कहने का मतलब है कि एक्स वस्तु के उत्पादन की लागत कितनी है और वाई वस्तु के उत्पादन की लागत कितनी है। अगर हम इसको छोड़ देंगे और यही एक इकाई उत्पादन करेंगे तो 2 इकाई ज्यादा उत्पादन होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, अधिक उत्पादन होगा तो हम उसको क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, ठीक है, अधिक उत्पादन करके। जबकि दूसरे देश के लिए, जबकि वो बोल रहे हैं कि वो क्या है, श्रम गहन देश है। तो श्रम गहन देश है, श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन करेगा। तो वो बताते हैं कि श्रम गहन वस्तु के जैसे इस पॉइंट पे, तो देश बी के लिए ध्यान से समझिए, देश बी के लिए जो है वो वाई वस्तु का उत्पादन करने के लिए ओ टी श्रम चाहिए, ओ टी श्रम चाहिए, और ओ यू क्या चाहिए, ओ यू चाहिए पूंजी, अधिक पूंजी चाहिए और श्रम चाहिए। जबकि ये कैसा देश है, श्रम गहन देश है, अधिक पूंजी नहीं लगाएगा, वो श्रम ज्यादा लगाएगा। दूसरी तरफ क्या है कि उसको एक्स वस्तु उत्पादन करने के लिए ओ, यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखे हैं, एक्स नहीं जेड, ठीक है, जेड लिख देते हैं यहाँ पर। तो अगर एक्स वस्तु का वो उत्पादन करना एक्स वस्तु का वो उत्पादन करना चाहता है तो वो ओ जेड पूंजी और ओ एम एस जो है
उसको क्या चाहिए, श्रम चाहिए, मतलब श्रम अधिक चाहिए और पूंजी कम चाहिए। दूसरे में देखिए कि एक्स वाई वस्तु के उत्पादन में उसको श्रम चाहिए और ये उसको पूंजी चाहिए। अब देखिए श्रम गहन देश है, सिंपल सी बात है कि श्रम गहन देश है, अगर उसको अधिक पूंजी लग रहा है तो वो पूंजी नहीं लगाएगा, वो श्रम लगाएगा। और लॉजिकली इस बात में ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि ये इसमें आप फिगर में आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो रेड से बनाए हैं वो देश जो है उसके लिए पूंजी गहन देश है, मतलब पूंजी उसके पास अधिक है तो वो पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन करेगा और उसको श्रम गहन वस्तु को छोड़ देगा। जबकि देश बी जो है श्रम गहन देश है, श्रम प्रधान देश है, तो श्रम गहन वस्तु का उत्पादन करेगा और पूंजी को छोड़ देगा। इसमें लागत को बताया गया है कि किस लागत कैसे अधिक है, ठीक है। तो अब जैसे कि एक एक इकाई एक इकाई लगाकर जो वस्तु का उत्पादन होगा, इसकी बात की जाए तो एक इकाई लगाकर अगर अधिक उत्पादन हो रहा है तो हम क्यों एक्स वस्तु का उत्पादन करेंगे। अगर हमको 100 यूनिट मिल रहा है और यहाँ पर हमको 40 यूनिट ही मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 140 यूनिट को छोड़ देंगे और 100 यूनिट को पकड़ लेंगे। तो 100 यूनिट को अगर हम ले लेंगे तो हमको ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, 100 से 200 यूनिट उत्पादन होगा और फिर हम बाकी को हम निर्यात करेंगे, हमको 40 का ही ना लॉस होगा, 60 का तो फायदा होगा। उसी प्रकार से श्रम गहन में भी सेम केसेस है कि इसको इस तरह से लिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। इस एक चीज और नोटिस करना है, इस ग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि x और y वस्तु की उत्पादन लागत क्या है, श्रम और पूंजी कितना लग रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए भौतिक साधन की प्रचुरता के आधार पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर भी छोटा सा मिस्टेक है, सी ए भागा एल ए ग्रेटर देन सी ए भागा एल बी। अब यहाँ पर कॉस्ट की बात करता है कि सी जो है वो पूंजी है और एल जो है श्रम की कुल मात्रा की बात कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर जो है सी ए और सी एल बी जो है वो देश बी की क्रमशः पूंजी श्रम को लिया गया है, जबकि देश ए और बी के श्रम को लिया गया। कहने का मतलब ए जो है वो ए देश के श्रम और पूंजी को लिया गया है और ये जो है देश बी के श्रम और पूंजी को लिया गया, मतलब सी बी जो है वो देश बी के श्रम और पूंजी को लिया गया है और देश ए के श्रम और पूंजी और श्रम की मात्रा को लिया गया है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको कैसे ये बताते हैं, देखिए दोनों देश जो है वो दो कारणों से व्यापार में विशिष्टीकरण और लाभ प्राप्त करते हैं। इसके लिए उन्होंने दो शर्त दिया है, ध्यान देना है। वो दो शर्त क्या है, देखिए दोनों शर्त क्या है कि पी एक्स बाई पी वाई देश ए का और पी एक्स बाई पी वाई देश बी का दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दोनों देश की रुचि बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी क्या होगा, ये लागू होता है। जैसे कि इस ग्राफ में बताया गया है, जैसे कि इस ग्राफ में बताया गया है कि जो ओ आर है, ठीक है, देखिए दोनों देशों का एक ही अनुपात में दोनों देशों का उत्पादन करते हैं, तो वे ओ आर किरण के साथ साथ उत्पादन, मतलब दोनों देश एक ही ओ आर किरण में या रेखा में क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, सिंपली आपको क्या समझना है,
देखिए यहाँ इसको हम बनाते हैं। ये उत्पादन संभावना वक्र है। एक यहाँ से जो है ओ आर किरण जा रहा है जो उत्पादन को दर्शाता है, और एक जो है देश बी का देश ए का उत्पादन संभावना वक्र और देश बी का उत्पादन संभावना। अब यहाँ पर जो है वो इस लाइन को टच करता है और ये सम लागत रेखा है, कीमत रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और देश ए के लिए सम लागत रेखा है। इस टेंजेंट को, इस पॉइंट को टच करते हुए लाइन खींचना है। कोई जरूरत नहीं है कि किधर होगा, आपको बस ये टेंजेंट ध्यान रखना है यहाँ पर टच करते हुए। देखिए अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो हम कीमत रेखा जो बोल रहे हैं इसमें, देखिए ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, उत्पादन का स्तर जो है दोनों का यहाँ पर एक ही रेखा पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो ढाल है इस ढाल से ऊपर है ये ढाल, ठीक है। मतलब यही चीज को बोलता है कि एस टी जो ढाल है वो ऊपर है के आर से। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, ये एस टी जो ढाल है वो के आर ढाल से ऊपर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो कीमत है रेखा है वो बड़ा है दूसरे की कीमत से। यहाँ पर हम बी करेंगे, यहाँ पर हम ए करेंगे, यहाँ पर भी हम ए करेंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी करेंगे, ठीक है। अब देखिए शर्त ये नहीं था, शर्त क्या है कि दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, तो ये लागू नहीं हुआ, क्यों नहीं लागू हुआ, एक ही टेंजेंट अलग अलग दोनों का सम मात्रा वक्र था। देखिए सम कीमत रेखा, ठीक है, सम कीमत या बोल सकते हैं सम साधन कीमत रेखा, ठीक है। ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या कहता है, दोनों का अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग होने के कारण दो अलग अलग ढाल बना, मतलब अलग अलग स्लॉप बना। अलग अलग स्लॉप बनने के कारण क्या हुआ कि एक का कीमत अधिक हो गया, मतलब एक देश का। ऐसा नहीं है, दोनों देशों का जो है साधन कीमत रेखा क्या होगा, एक होना चाहिए, ठीक है, तभी दोनों बराबर होगा और ये नियम लागू होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस ग्राफ को देखिए, देखिए सबसे पहला एक टेंजेंट बना लीजिए इस तरह से, टी टी, इसका नाम हम शायद नहीं लिखे हैं यहाँ पे, टी टी, ठीक है। अब दोनों देशों के लिए जो हम बनाएंगे पीपीसी, वो इसी से टच करते हुए बनाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर हमको एक पीपीसी बनाना है तो देश ए के लिए एक बनाए, देश ए के लिए उत्पादन संभावना वक्र ए। अब देश बी के लिए जैसे हम बनाएंगे तो इसी टेंजेंट को टच करते हुए बनाएंगे देश बी के लिए, ठीक है। अब देखिए दोनों का जो साधन कीमत रेखा है वो क्या है, एक ही है। तो जब साधन कीमत रेखा एक ही है, ई जो है वो संतुलन को दर्शाता है जहां पर आईसी को टच करता है, ठीक है, उदासीनता वक्र। तो देखिए सीधा सा मतलब है
कि जिस प्रकार से आप पढ़े हैं पहले भी कि बजट रेखा को उदासीनता वक्र स्पर्श करता है वहीं संतुलन होता है, उसी प्रकार से दोनों देशों का जो कीमत रेखा है वो बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, संतुलन होगा। तो देश ए के लिए उत्पादन संभावना वक्र और देश बी के लिए उत्पादन संभावना वक्र, उस उत्पादन संभावना वक्र को मान लेते हैं यहाँ एस और यहाँ आर बिंदु पर स्पर्श करता है, यही संतुलन की बिंदु है। ठीक है, और फॉर्म को संतुलन मिलता है। तो कहने का मतलब है पी एक्स पी वाई देश ए का बराबर है पी एक्स पी वाई देश बी के। ठीक है, तो ये दोनों शर्तें यहाँ पर पूरा होता है और फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक, इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। फिर से हम एक बार इसको ऊपर से लेके आते हैं ताकि आप इसको जहाँ छूट गया हो उसको आप अच्छे से लिखते जा सकें। ये हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे एक नंबर मैं लिख देता हूँ, आप मुझे इसमें फ़ोन कर सकते हैं 7903639241। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।